अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ कि आपने लास्ट वीडियो में जो है वो एस्केप सीक्वेंसेस और इसके अलावा एक और जो हमने टॉपिक पढ़ा था फॉर्मेट स्पेसिफायर्स का, उसको अच्छे तरीके से सीख लिया होगा। अगर आपको उसमें से कुछ समझ नहीं आया तो उसको दोबारा से देखिए, और अगर फिर भी कुछ समझना है तो जस्ट लेट मी नो। आज हम जो टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, नॉट जस्ट इन द सी लैंग्वेज बट ऑपरेटर्स जो है वो वैसे ही एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो आप किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर जो है वो देखेंगे, और इर्रिस्पेक्टिव ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। तो अगर मैं बात करूँ ऑपरेटर्स की, तो बजाय इसके कि मैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से स्टार्ट करूं, हम मैथ्स बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं, तो मैथ्स के अंदर हम बचपन से ऑपरेटर्स पढ़ते हैं। जैसे कि अगर मैं अभी यहाँ पे आपके सामने लिखूँ प्लस माइनस डिवाइड और मल्टीप्लाई, तो आप फ़ौरन समझ जाएंगे कि ये हमारे पास मैथमेटिकल ऑपरेटर्स हैं। तो यही ऑपरेटर्स हमारे पास सी लैंग्वेज में इस्तेमाल होते हैं, बट सी लैंग्वेज के अंदर या किसी और लैंग्वेज में हमारे पास सिर्फ ये ऑपरेटर्स नहीं होते, बल्कि बहुत सारे ऑपरेटर्स होते हैं जिसको हम अपनी जो है वो आसानी के हिसाब से और अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से इस्तेमाल करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारे पास जो ऑपरेटर्स हैं वो कितनी टाइप्स के हैं। तो ऑपरेटर्स हमारे पास टोटल हैं अर्थमेटिक ऑपरेटर्स। अभी मैं आपको बताऊंगा अभी कि ये क्या क्या, इनके अंदर क्या क्या शामिल हैं। अभी मैं सिर्फ इनके नाम लिख रहा हूँ, ठीक है। अर्थमेटिक ऑपरेटर्स, रिलेशनल ऑपरेटर्स, लॉजिकल ऑपरेटर्स, असाइनमेंट, और इसके अलावा हमारे पास रह गए आखिर में इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर्स, ठीक है। तो ये हमारे पास टोटल ऑपरेटर्स होंगे, और मोर और लेस किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर आप ये सारे ऑपरेटर्स देखेंगे। अच्छा, अब ऑपरेटर्स की जब भी हम बात करते हैं तो उसके अंदर दो तीन चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। अगर मैं आपसे फॉर एग्ज़ाम्पल इस क्वेश्चन का आंसर पूछूं कि 2 + इज़ इक्वल्स टू, इसका आंसर क्या होगा, तो आप फ़ौरन कहेंगे कि जब तक आप ये वाला नंबर नहीं बताएंगे तब तक हम आंसर नहीं बता सकते, ठीक है। इसी तरीके से अगर मैं आपसे पूछूं कि 3 × क्या आंसर होगा, तो आपका रन क्वेश्चन ये होगा कि ये वाला नंबर जब तक हमें पता नहीं चलेगा तब तक हम आंसर नहीं निकाल सकते। तो अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ फॉर एग्जांपल 2 और यहाँ पे लिख दूँ 3, तो आप फ़ौरन इसका आंसर बता देंगे। 2 + 2 4 होता है, और 3 × 3 9 होता है। तो इस एग्जाम्पल को देने का मकसद ये था कि कुछ ऑपरेटर्स हमारे पास ऐसे होते हैं जिनको कम से कम ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए दो ऑपरेंड्स रिक्वायर्ड होते हैं, ठीक है। ऑपरेंड्स क्या होते हैं हमारे पास, वो क्या कहते हैं, वो चीज़ें जिसके ऊपर हम ऑपरेशन या ऑपरेटर को अप्लाई करते हैं। तो प्लस का ऑपरेटर हमारे पास कहलाता है बाइनरी ऑपरेटर। बाई का मतलब होता है 2, और बाइनरी ऑपरेटर हम उसको इसलिए कहते हैं क्योंकि हमें इसके लिए एटलीस्ट दो ऑपरेंड्स रिक्वायर्ड हैं। जैसे कि थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था कि प्लस आप सिर्फ एक ऑपरेंड पे अप्लाई नहीं कर सकते। तो इन ऑपरेटर्स जो हैं हमारे पास असाइनमेंट, रिलेशनल, लॉजिकल और अर्थमेटिक ऑपरेटर्स, इसके अंदर से टोटल अगर हम बात करें तो हमारे पास बाइनरी ऑपरेटर्स और यूनरी और टर्नरी, इन तीन में डिवाइड होते हैं, ठीक है। यूनरी ऑपरेटर्स कौन से होते हैं? यूनरी ऑपरेटर्स हमारे पास वो होते हैं जिनको एक ऑपरेंड रिक्वायर होता है। उसके बाद हम बात करते हैं बाइनरी की। बाइनरी को आपके पास दो ऑपरेंड रिक्वायर्ड होते हैं। और उसके बाद हम बात करते हैं टर्नरी की। टर्नरी को आपके पास तीन ऑपरेंड्स रिक्वायर्ड होते हैं। और अगेन मैं रिमाइंड करवा दूं आपको, ऑपरेंड्स क्या होते हैं। ऑपरेंड्स हमारे पास हो सकते हैं कोई भी नंबर्स, जैसे कि 2 3 4 एंड सो ऑन, या कोई भी अल्फ़ाबेट जैसे कि A B C। हम ऐसे भी तो लिखते हैं मैथ्स के अंदर A + B, ठीक है। अभी मैं प्रोग्रामिंग की बात नहीं कर रहा। एंड हम ऐसे भी लिखते हैं C = X Y, मैथ्स के अंदर लिखते हैं ना। तो ये सारे हमारे पास क्या हैं, ऑपरेंड्स हैं जिनके ऊपर हम ऑपरेशंस को अप्लाई करते हैं। तो अगर हम बात करते हैं यूनरी ऑपरेटर की, तो यूनरी ऑपरेटर हमारे पास वो ऑपरेटर्स होते हैं जिनको ऑपरेशन के लिए सिर्फ और सिर्फ एक ऑपरेंड रिक्वायर्ड होता है। फॉर एग्जांपल अगर मैं आपसे कहूँ कि इनवर्स, ये मैं अगेन मैथ्स पे ले गया आपको, इनवर्स ऑफ 2 क्या होगा, ठीक है। तो आपका आंसर होगा कि सर एडिटिव इनवर्स जो होगा इसका वो होगा -2, और मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स जो होगा इसका वो होगा 1/2। यानी कि मैंने जब आपसे इन्वर्स पूछा तो आपने ये नहीं कहा कि सर इसके साथ हमें कोई और भी आप जो है वो ऑपरेंड दें, क्योंकि जैसा मैंने आपको प्लस में बताया कि प्लस आपका है बाइनरी ऑपरेटर, लेकिन इन्वर्स जो है आपका ये यूनरी ऑपरेटर है, यानी कि इसको सिर्फ और सिर्फ एक ऑपरेंड रिक्वायर्ड है।
तो इसी तरीके से हमारे पास कंप्यूटर की जब हम प्रोग्रामिंग की बात करते हैं तो उसमें कौन कौन से ऑपरेटर्स ऐसे हैं जिनको एक ऑपरेंड रिक्वायर्ड होता है। वो हैं आपके पास नंबर 1 इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट, ठीक है। और नंबर 2 पे हमारे पास लॉजिकल ऑपरेटर्स में से जो नॉट ऑपरेटर है वो हमारे पास यूनरी ऑपरेटर है, ठीक है। ये दोनों हमारे पास सिंगल सिंगल ऑपरेंड के ऊपर काम करते हैं, यानी कि इनको सिर्फ एक ऑपरेंड चाहिए होता है। बाइनरी की अगर हम बात करें तो इसकी लिस्ट थोड़ी सी हमारे पास लेंदी है। बाइनरी बाकी जितने हैं एक्चुअली वो सारे बाइनरी हैं। कौन कौन से बचे हमारे पास? सबसे पहले हमारे पास बचा लॉजिकल। लॉजिकल ऑपरेटर भी हमारे पास बाइनरी है। नंबर 2 पे हमारे पास बचा असाइनमेंट, ये भी हमारे पास बाइनरी है क्योंकि इसको एटलीस्ट 2 ऑपरेंड्स रिक्वायर्ड होते हैं। तीसरे नंबर पे हमारे पास कौन सा ऑपरेंड था, कौन सा जो है वो था अर्थमेटिक। और चौथे नंबर पे हमारे पास था लॉजिकल का एंड और। अभी आपको हो सकता है ये एंड और ये सारी चीज़ें समझ में ना आ रही हूँ, लेकिन आप फिलहाल इतना समझ लीजिए कि ऑपरेटर्स हमारे पास वो होते हैं जिनको हम किसी न किसी ऑपरेशन के लिए इस्तेमाल करते हैं। ऑपरेशन का मतलब हम उसको प्रोसेस को एज ऑपरेशन जो है वो कह रहे हैं। तो सबसे पहले हम जो है वो बात करते हैं सिंपलेस्ट मोस्ट अपने ऑपरेटर्स की, और दैट इज़ योर अर्थमेटिक ऑपरेटर्स, ठीक है। तो अर्थमेटिक ऑपरेटर्स में हमारे पास यहाँ पे हम साफ तरीके से करके लिख लेते हैं। आज की वीडियो थोड़ी सी लेंदी होगी मगर इसको जो है वो आपने गौर से देखना है। प्लस माइनस डिवाइड मल्टीप्लाई, अब ये मैं वो नोटेशंस यूज़ कर रहा हूँ जो हम कंप्यूटर में प्रोग्रामिंग के अंदर यूज़ करते हैं। मल्टीप्लाई हम नॉर्मली एक्स से डिनोट करते हैं, लेकिन प्रोग्रामिंग में हम इसको स्टेरिक्स से डिनोट करते हैं। और एक और ऑपरेटर होता है हमारे पास जिसको हम कहते हैं परसेंटेज, ठीक है। तो ये वाले तो सारे आपने यूज़ किए होंगे। ये जो परसेंटेज है इसको बेसिकली हम क्या कहते हैं, ये कहलाता है हमारे पास रिमाइंडर ऑपरेटर, ठीक है। और रिमाइंडर ऑपरेटर का मतलब क्या है कि ये क्या हमें रिटर्न करता है, रिटर्न्स रिमाइंडर। फॉर एग्जांपल मेरे पास एक नंबर है जिसको मैं num1 से डिनोट कर रहा हूँ, वो है 25। और एक और मेरे पास नंबर है जिसको मैं num2 से डिनोट कर रहा हूँ, वो है मेरे पास 5। और आपने ऐसे कहीं लिखा हुआ है अपने प्रोग्रामिंग में x इज इक्वल्स टू num1, ये वाला ऑपरेटर लगाया हुआ है, और आपने लिखा हुआ है num2। इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब ये होगा कि num1 के अंदर सेव है 25 ऑपरेटर, num2 के अंदर सेव है 5। अब ये ऑपरेशन कैसे परफॉर्म करेगा? ऑपरेशन ये ऐसे परफॉर्म करेगा कि जैसे हम बचपन में डिवाइड करते थे, डिवीजन 25 अंदर और 5 बाहर, ठीक है। 5 वन टाइम्स, सॉरी 5 5 टाइम्स 25। और रिमाइंडर में आपके पास क्या बचा? ज़ीरो। ये आपका ज़ीरो क्या है? ये आपका रिमाइंडर है, ठीक है। तो ये आपको क्या रिटर्न करेगा? x के अंदर ज़ीरो रिटर्न करेगा, यानी कि x के अंदर क्या वैल्यू सेव हो जाएगी? ज़ीरो वैल्यू सेव हो जाएगी। इसी तरीके से अगर आप फॉर एग्जांपल किसी और नंबर का रिमाइंडर निकालते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल मैं निकालता हूँ, एक नंबर है मेरे पास 5 रिमाइंडर 2, ठीक है। ये कैसे होगा? 5 डिवाइडेड बाई 2, 2 टाइम्स 4, 5 में से 4 गया, 1 बचा। तो ये आपको क्या रिटर्न करेगा? ये आपको रिटर्न करेगा 1, ठीक है। और ऐसा ज़रूरी नहीं कि 1 और 0 रिटर्न करे, कोई भी नंबर आ सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास लिखा हो 17 mod 2, तो इसका मतलब क्या होगा? 17 डिवाइडेड बाई 2। अच्छा, इसको 2 के बजाय हम कर लेते हैं। तो अब आपको पता है कि 3 के टेबल में 17 तो आता नहीं। 17 से जो नियरेस्ट है वो है हमारे पास 3 5 ज़ा 15, क्योंकि 3 6 ज़ा 18 होता है, तो 3 5 ज़ा 15। 17 माइनस 15 इज़ 2। तो ये आपको क्या रिटर्न करेगा? ये आपको रिटर्न करेगा, या अगर आपने इसको किसी वेरिएबल में सेव करवाया तो ये 2 रिटर्न करेगा। तो आइए इसका प्रोग्राम भी देख लेते हैं जल्दी से। यहाँ पे देखें हमारे पास इसका एक प्रोग्राम बना हुआ है। हमने सिंपल क्या किया है, हमने यहाँ पर देखें वेरिएबल इनिशियलाइज करवाएं num1 और num2 इंटीजर टाइप के। उसके बाद एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन और रिमाइंडर के हमने जो है वो इनिशियलाइज करवाएं। उसके बाद हमने यूज़र्स पे एक मैसेज प्रिंट करवाया स्क्रीन पे, एंटर फर्स्ट नंबर, स्कैन एफ से इनपुट ले लिया।
फिर एंटर सेकंड नंबर, स्कैन एफ से दूसरा नंबर इनपुट ले लिया। इन लाइंस के अंदर हम क्या कर रहे हैं, ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं। ऐड के वेरिएबल में num1 प्लस num2, ये प्लस का ऑपरेटर, ये माइनस का ऑपरेटर, ये मल्टीप्लाई का, ये डिवाइड का और ये रिमाइंडर का, ठीक है। और फिर उसके बाद हमें क्या करवाना होता है, जब हम ऑपरेशन परफॉर्म कर लेते हैं तो हमें उसको स्क्रीन पे दिखाना भी होगा। तो उसके लिए हम दोबारा से printf की कमांड यूज़ करेंगे, ऐड इज इक्वल्स टू %d, और हमारा जो फाइनल आंसर है वो ऐड के वेरिएबल में सेव हुआ है num1 प्लस num2, तो वो ऐड के वेरिएबल में से उठ के कहाँ आ जाएगा, इस जगह आ जाएगा। तो इसको अगर मैं आपको चला के दिखाऊँ प्रोग्राम को, तो यहाँ पर देखें इसने मुझसे नंबर मांगा, मैंने एक नंबर दिया, सेकंड नंबर यहाँ पे मैंने दिया 5, ठीक है। तो अब देखें इसने मुझे सारे आंसर बता दिए। ऐड 25 और 5 को ऐड करेंगे 30, सब्ट्रैक्ट करेंगे 20, मल्टीप्लाई करेंगे 125, डिवाइड करेंगे 5, और रिमाइंडर में देखें मेरे पास ये क्या दे रहा है, 0 दे रहा है, जैसे कि मैंने आपको यहाँ पे एग्जाम्पल से बताया था। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जैसा कि मैंने थोड़ी देर पहले आपको एग्जांपल दी थी 25 mod 5 की, हमारे पास रिमाइंडर में क्या आ रहा था, 0 आ रहा था। इसी तरीके से आप इस प्रोग्राम में भी देख सकते हैं कि हमारे पास यहाँ पे रिमाइंडर में क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। अब अगर हम इसी प्रोग्राम को दोबारा से चला के देखते हैं, और फर्स्ट नंबर के अंदर मैं डालता हूँ 17 और सेकंड नंबर के अंदर मैं डालता हूँ 3, ठीक है। तो बाकी सारे तो आपको पता ही होंगे, लेकिन यहाँ पे रिमाइंडर में देखें हमारे पास 2 आ रहा है, जैसा कि मैंने आपको एग्जांपल में भी थोड़ी देर पहले बताया था कि रिमाइंडर आपका किस तरीके से काम करता है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑपरेटर है जो कि हम बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पे देखें हमारे पास 17 mod 3 के अंदर क्या आंसर आ रहा है, 2 आंसर आ रहा है। तो इसको हम जो है वो इवन ऑड नंबर की डिनोशन के लिए इस्तेमाल करते हैं, और भी बहुत सारी जगह इस्तेमाल करते हैं। फ़िलहाल आपको इसका काम पता होना चाहिए। तो ये थे हमारे पास अर्थमेटिक ऑपरेटर्स। दूसरे टाइप के ऑपरेटर्स हैं हमारे असाइनमेंट ऑपरेटर, ठीक है। और असाइनमेंट ऑपरेटर के अंदर ही हमारे पास एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जिसको हम कहते हैं कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर। और इसके अलावा हमारे पास जो एक और इम्पॉर्टेंट ऑपरेटर रह गया है, इसको हम कहते हैं इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट ऑपरेटर। और एक और दो इम्पॉर्टेंट टॉपिक और भी हैं। एक है जिसको हम कहते हैं डिफरेंस बिटवीन असाइनमेंट ऑपरेटर एंड इक्वालिटी। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड, क्योंकि ये स्टूडेंट को अक्सर परेशान करता है। एक दफ़ा आप ये कॉन्सेप्ट समझ लेंगे तो आपको हमेशा से आसानी रहेगी। असाइनमेंट इज़ सिंगल इक्वल्स एंड इक्वालिटी इज़ डबल इक्वल्स। तो इक्वालिटी जो है वो हमारे पास ज़्यादातर इफ़ के साथ इस्तेमाल होता है। अभी मैं आपको इसकी जो है वो पूरा प्रॉपर प्रोग्राम के साथ दिखाऊंगा तो आपको समझ में आएगा। और आखिरी हमारे पास जो टॉपिक जो हमने आज डिस्कस करना है वो है हमारे पास ऑपरेटर प्रेसिडेंस। तो सबसे पहले अगर मैं असाइनमेंट ऑपरेटर की बात करूं, तो असाइनमेंट ऑपरेटर हमारे पास जो है वो हम बहुत दफ़ा अभी यूज़ कर चुके हैं, ठीक है। असाइनमेंट ऑपरेटर हम बहुत दफ़ा किस सेंस में यूज़ कर चुके हैं, असाइनमेंट ऑपरेटर हम बहुत दफ़ा इस सेंस में यूज़ कर चुके हैं कि असाइनमेंट ऑपरेटर हमारे पास सिंपली क्या है, एक इक्वल साइन, ठीक है। दिस इज़ योर असाइनमेंट ऑपरेटर। और ये हम बचपन से मैथ्स के अंदर यूज़ करते हुए आ रहे हैं। हम लिखते हैं a इज़ इक्वल्स टू 6। तो इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है असाइन 6 टू a, यानी कि जो 6 वैल्यू है उसको किसको असाइन कर दो, a को। या दूसरे अल्फाज में इसका क्या मतलब होता है, असाइन राइट हैंड साइड टू लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है। ये मतलब होता है। क्यों, इसका मतलब ये क्यों होता है, क्योंकि हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। क्योंकि अगर हम ऐसी स्टेटमेंट लिख रहे हैं a इज़ इक्वल्स टू b, तो इसका मतलब ये होगा कि b के अंदर जो भी वैल्यू है उसको किस में सेव कर दो, उसको a में सेव कर दो, यानी कि असाइन राइट हैंड साइड टू लेफ्ट हैंड साइड। और ये हम बहुत ज़्यादा प्रोग्रामिंग के अंदर इस्तेमाल करते हैं। तो मेरा नहीं ख्याल कि इसको हमें इसके ऊपर बहुत ज़्यादा टाइम लगाने की ज़रूरत है। अभी तक हमने जितने भी बहुत सारे प्रोग्राम किए हैं उसके अंदर हमने सभी प्रोग्राम्स के अंदर जो है वो ये यूज़ किया। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर देखिए मैंने लिखा ऐड इज़ इक्वल्स टू num1 प्लस num2। तो इसने क्या किया, एडिशन num1 और num2 को प्लस करके उसको एडिशन के वेरिएबल में सेव कर दिया। तो सिंपल हमारे पास क्या है, ये आपका असाइनमेंट ऑपरेटर है। जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है अंडरस्टैंड करने के लिए वो है आपका कंपाउंड असाइनमेंट स्टेटमेंट। जैसे कंपाउंड असाइनमेंट स्टेटमेंट का मतलब क्या होता है, हम कभी कभी असाइनमेंट ऑपरेटर को कंपाउंड के साथ या दूसरे ऑपरेटर्स के साथ भी इस्तेमाल करते हैं। जैसे आपको कहीं पे लिखा हुआ नज़र आएगा सम इज़ इक्वल्स टू सम प्लस ए, इस तरीके से कहीं लिखा हुआ नज़र आ सकता है। कहीं आपको लिखा हुआ नज़र आ सकता है ए इज़ इक्वल्स टू a+1। तो ये जो कंडीशन है स्टूडेंट्स को बड़ा परेशान करती है कि a इज़ इक्वल्स टू a+1 का मतलब क्या है। इसका मतलब सिंपल ये है कि a के अंदर जो है वो आपके पास कोई ना कोई स्टार्टिंग वैल्यू होगी। जैसे a स्टार्ट हो रहा है 0 से, ठीक है, a इज़ इक्वल्स टू a+1, और a की वैल्यू किससे लेस रहनी चाहिए, a लेस देन इक्वल्स टू 10।
तो ये आपका जो है वो काम कब तक होता रहेगा, ए इज इक्वल्स टू ए प्लस वन वाला, इस कंडीशन में जब तक ए की वैल्यू 10 से लेस रहती है। और हर दफ़ा ए के अंदर क्या होता रहेगा, एक एक का इंक्रीमेंट होता रहेगा। 0 से स्टार्ट होगी ए की वैल्यू, और 0 प्लस वन क्या होगा, 1। अब 0 प्लस वन दोबारा से सेव किसके अंदर हो रहा है, ए के अंदर। ए इज इक्वल्स टू ए प्लस वन। पहली दफ़ा में क्या होगा, ए इज इक्वल्स टू 0 प्लस वन, ए की न्यू वैल्यू क्या हो गई, 1 हो गई। ये क्या है, ए की न्यू वैल्यू है। ओल्ड वैल्यू क्या हो गई, डिलीट हो गई, यानी कि वो डिस्कार्ड हो गई, वो चली गई मेमोरी से। इसी तरीके से दोबारा से ये काम होता रहेगा जब तक ए की वैल्यू 10 से लेस रहेगी। तो इसको लिखने के हमारे पास दो तीन तरीके होते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल एक तो हमारे पास तरीका होता है सम इज इक्वल्स टू सम प्लस ए, और एक और हमारे पास तरीका क्या होता है, एक और तरीका हमारे पास ये होता है कि मैं आपको डायरेक्टली प्रोग्राम के अंदर ही दिखा दूँ। ठीक है, एक तरीका तो ये होता है, देखें हमारे पास ये लिखा हुआ है ए इज़ इक्वल्स टू, तो यहाँ पर जैसा कि आप देख सकते हैं लिखा हुआ है ए इज़ इक्वल्स टू ए प्लस बी, और उसके बाद मैं ए को प्रिंट करवा रहा हूँ। ए के अंदर सेव है 5 और बी के अंदर सेव है 4। अब देखें जब मैं इस प्रोग्राम को रन करूँगा तो मेरे पास आउटपुट क्या आएगा स्क्रीन के ऊपर। यहाँ पर देखें मेरे पास स्क्रीन पे जो आउटपुट आ रहा है, वैल्यू ऑफ ए इज़ 9, यानी कि इसने क्या किया, 5 और 4 को प्लस किया, यानी ए इज इक्वल्स टू 5 प्लस 4, 5 और 4 प्लस हुए, और ये जो वैल्यू प्लस हुई थी ये वापस किसके अंदर सेव हो गई, ए के अंदर। और यहाँ पर देखें मैं प्रिंट एफ के अंदर किस वैल्यू को प्रिंट करवा रहा हूँ, ए को प्रिंट करवा रहा हूँ। ठीक है, तो ए को प्रिंट करवाने का मतलब ये है कि दोनों ऐड हुए और यहाँ पे 9 सेव हो गया। तो कहने का मकसद ये है कि यहाँ पे ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है, और जो पुरानी वैल्यू थी ए की वो डिस्कार्ड हो रही है और न्यू वैल्यू सेव हो रही है। पुरानी वैल्यू 5 थी, लेकिन ए इज इक्वल्स टू ए प्लस बी का मतलब कि दोनों ऐड हुए और वापस किसके अंदर सेव हो गए, ए के अंदर सेव हो गए। इसी तरीके से अगर मैं इसको थोड़ी देर के लिए कमेंट करूं और आपको ये वाली लाइन ऑफ कोड चला के दिखाऊं, ए इज इक्वल्स टू ए माइनस बी, और क्या वैल्यू प्रिंट करवा रहा हूँ, बी। तो ए की वैल्यू है 5 और बी की वैल्यू है 4। 5 माइनस 4 होगा, और जो आंसर आएगा यानी कि 1, वो वापस किसके अंदर सेव हो जाएगा, ए के अंदर। तो जब मैं इस प्रोग्राम को रन करता हूँ तो यहाँ पर देखें कि हमारे पास जो वैल्यू आ रही है वो क्या आ रही है, वैल्यू ऑफ अच्छा, इस प्रोग्राम में एक छोटा सा एरर है। यहाँ पे मुझे बी के बजाय क्या प्रिंट करना है, यहाँ पे मुझे बी के बजाय ए प्रिंट करना है। अब ये सही चलेगा, ठीक है, अब ये सही चल रहा है। देखें वैल्यू ऑफ ए इज़ 1। यहाँ पे मैंने क्या किया, ए के अंदर सेव था 5, बी के अंदर सेव था 4, 5 माइनस 1 4, और सॉरी 5 माइनस 4 इज़ 1, और वो किसके अंदर सेव हो गया, 1 ए के अंदर। और यहाँ पे देखें मैं ए प्रिंट करवा रहा हूँ तो मेरे पास स्क्रीन पे मुझे क्या मिल रहा है, 1 मिल रहा है। तो ये आपका इस तरीके से इस्तेमाल होते हैं कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर, ए इज़ इक्वल्स टू ए माइनस बी। इसी तरीके से अगर आपने मल्टीप्लाई करके उसी के अंदर वापस सेव करनी है तो आप उसको किस तरीके से इस्तेमाल करते हैं, ए इज़ इक्वल्स टू ए मल्टीप्लाई बाई बी। तो ए के अंदर सेव था 5 और बी के अंदर सेव था 4, 5 4 ज़ा 20, तो ये आपको स्क्रीन के ऊपर 20 प्रिंट करके दिखाएगा। ठीक है, यहाँ पे स्क्रीन पे आपके पास क्या आ रहा है, 20 आ रहा है, यानी ए की पुरानी वैल्यू चली गई और ए की नई वैल्यू आपको स्क्रीन पे नज़र आ रही है। इसी तरीके से अगर आपको डिवीजन करना हो तो आप ए डिवाइडेड बाय बी इस्तेमाल करेंगे, और अगर मॉड इस्तेमाल करना हो तो आप ए इज़ इक्वल्स टू ए मॉड बी। अब इसके लिखने का एक और तरीका भी होता है। इसके लिखने का जो दूसरा तरीका है वो हमारे पास क्या है, अच्छा, इसके जो लिखने का दूसरा तरीका है उसको मैं आपको डायरेक्टली लिख के बता देता हूँ। वो बेसिकली हमारे पास जस्ट एक शॉर्ट हैंड मेथड है जिसको हम इस्तेमाल करते हैं इसी तरीके से लिखने के लिए। उसको हम कैसे लिखते हैं, ए प्लस इज़ इक्वल्स टू बी। ठीक है, ए प्लस इज़ इक्वल्स टू बी जो है वो बिल्कुल किसके इक्वल है, ए इज़ इक्वल्स टू ए प्लस बी के। यानी कि लिखने का फ़र्क है खाली, जो टेक्निक है और जो उसके बैक एंड के ऊपर प्रोग्राम या बैक एंड के ऊपर जो कैलकुलेशन है वो बिल्कुल सेम है। ए प्लस इज इक्वल्स टू बी का आंसर भी हमारे पास बिल्कुल सेम वही आएगा जो ए इज इक्वल्स टू ए प्लस बी का आया था।
अब मैं इस प्रोग्राम को आपको दोबारा से चला के दिखा रहा हूँ। देखें यहाँ पे मेरे पास a प्लस इज इक्वल्स टू बी लिखा हुआ है और मेरे पास वही सेम आंसर आ रहा है जो कि 9 का आया था। अब मैं आपको इसको कमेंट करके इसको चला के दिखाता हूँ, ठीक है। अभी भी हमारे पास सेम आंसर आएगा। देखें अभी भी हमारे पास सेम आंसर आ रहा है। तो कहने का मकसद ये है कि आप इन सारी नोटेशंस को a इज इक्वल्स टू a माइनस बी को आप लिख सकते हैं a माइनस इज इक्वल्स टू बी। लिखने का फ़र्क है, आंसर इसका 1 आ रहा था अगर आपको याद हो। मैं आपको ये भी चला के दिखा देता हूँ, इसका आंसर भी हमारे पास 1 आएगा। अच्छा इसका आंसर नहीं आएगा क्योंकि ये हमारे पास लाइन क्या हुई हुई है, कमेंट हुई हुई है, इसको हमने डी कमेंट कर दिया। अब हमारे पास क्या आंसर आएगा, देखें 1 आंसर आ रहा है। तो कहने का मकसद ये कि आप इस तरीके से लिखें, इस तरीके से लिखें, इस नोटेशन का फ़र्क है। आप इसको हम कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर कहते हैं। तो ये हो गए हमारे पास असाइनमेंट ऑपरेटर और कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर। इस प्रोग्राम को जो है वो आप देख लें और यहाँ से जो है वो आप खुद से प्रैक्टिस कीजिए। रिलेशनल ऑपरेटर, ठीक है। तो रिलेशनल ऑपरेटर्स हमारे पास क्या होते हैं, पहले मैं थोड़ा सा आपको इसका बता दूं और फिर उसके बाद जो है वो मैं आपको इसकी प्रोग्राम भी दिखा दूंगा ताकि आपको और अच्छे से आइडिया हो जाए। तो रिलेशनल ऑपरेटर्स हमारे पास ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन एंड लेस देन इक्वल्स टू, ठीक है। ये हमारे पास रिलेशनल ऑपरेटर्स होते हैं और इनकी जो ख़ास बात होती है कि इनका आंसर या तो ट्रू में आता है आपके पास या फॉल्स में आता है। होते ये भी बाइनरी ऑपरेटर हैं क्योंकि जाहिर सी बात है जब आप किसी दो क्वांटिटीज़ को ग्रेटर देन और लेस देन करेंगे तो आपको दो चाहिए होंगी। जैसे आप लिखते हैं ए ग्रेटर देन बी, तो बेस्ड ऑन द वैल्यू ऑफ ए एंड बी या तो ये स्टेटमेंट ट्रू हो सकती है या तो ये स्टेटमेंट फॉल्स हो सकती है। ए और बी की वैल्यू पे डिपेंड करता है। अगर आप लिखते हैं ए लेस देन बी तो इसी तरीके से ये भी स्टेटमेंट आपकी ट्रू और फॉल्स हो सकती है। तो यहाँ पे हमारे पास जो है वो मेरे ख्याल में ज़्यादा अच्छा आपको प्रोग्राम से समझ में आएगा। देखिए मेरे पास दो नंबर्स हैं, यहाँ पे देखिए मेरे पास दो नंबर्स हैं, ठीक है। a इज़ इक्वल्स टू 5 एंड b इज़ इक्वल्स टू 8। 1 शोज़ ट्रू एंड 0 शोज़ फॉल्स। ये आपको पता ही होगा कंप्यूटर के अंदर के 1 जो है वो ट्रू के इक्विवेलेंट होता है और 0 जो है वो फॉल्स के इक्विवेलेंट होता है। तो अब यहाँ पर देखें हम जो है वो क्या कर रहे हैं, a और b के दरमियान ऑपरेशंस अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा दो ऑपरेशंस मेरे पास रह गए हैं रिलेशनल ऑपरेटर के, एक डबल इक्वल्स टू और एक नॉट इक्वल्स टू। इनको भी यहाँ पर हम लिख लेते हैं। यहाँ पे मेरे पास रह गया एक डबल इक्वल्स टू और एक नॉट इक्वल्स टू। तो टोटल मेरे पास 6 ऑपरेटर्स होते हैं रिलेशनल के, सही है। अब यहाँ पर देखें ये जो जगह है यहाँ पर मैं इस ऑपरेटर को अप्लाई कर रहा हूँ और इस ऑपरेटर को अप्लाई करने के नतीजे में या तो मेरे पास बेस्ड ऑन दीज वैल्यूज़ या तो मेरे पास 0 आएगा या तो मेरे पास 1 आएगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखें हमारे पास a इज़ ग्रेटर देन b, a इज़ लेस देन b, a नॉट इक्वल्स टू b, ये सारे आपके पास वैल्यूज़ आ रही। तो अब इस प्रोग्राम को हम जो है वो चला के देखते हैं। ये देखें यहाँ पे आप देखें a की वैल्यू हमारे पास क्या है 5 है और b की वैल्यू हमारे पास क्या है 8 है, ठीक है। 1 शोज़ ट्रू एंड 0 शोज़ फॉल्स। 5 इज़ डबल इक्वल्स टू 8, क्या 5 0 के 5 8 के इक्वल है, नहीं, फॉल्स 0, ठीक है। कैसे 0 शो कर रहा है, यहाँ पे हमने ये स्टेटमेंट लिखी थी a इज़ डबल इक्वल्स टू b और मैंने आपको बताया था कि इनका आंसर या तो फॉल्स आता है या ट्रू आता है इन टर्म्स ऑफ 0 एंड 1। 5 इज़ ग्रेटर देन 8, ये कंडीशन भी फॉल्स है तो यहाँ पे क्या आ रहा है 0 आ रहा है इसकी मुनासबत से, a ग्रेटर देन b की मुनासबत से। 5 लेस देन 8 ये कंडीशन ट्रू है, यहाँ पे क्या आ रहा है 1 आ रहा है। 5 नॉट इक्वल टू 8 बिल्कुल ठीक बात है 1 आ रहा है। 5 इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 8 गलत बात है 0 आ रहा है। 5 इज़ लेस देन इक्वल्स टू 8 ठीक बात है 1 आ रहा है, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, इनकी वैल्यूज़ को स्वैप कर देते हैं, चेंज कर लेते हैं, फिर हम देखते हैं कि हमारे पास क्या रिज़ल्ट आ रहा है। इसको मैं कर देता हूँ 8 और इसको मैं कर देता हूँ 5, ठीक है। अब हम प्रोग्राम को क्या करते हैं, दोबारा से चलाते हैं F11 प्रेस करके। अब देखें आपका क्या है, रिज़ल्ट चेंज हो गया होगा। 8 इज़ डबल इक्वल्स टू 5, स्टिल ये तो 0 ही है क्योंकि जब तक इक्वल नहीं होंगे तब तक ये 0 आएगा। 8 इज़ ग्रेटर देन 5 ट्रू है 1 आ गया। 8 इज़ लेस देन 5 फॉल्स है। 8 इज़ नॉट इक्वल्स टू 5 बिल्कुल ठीक बात है 1 आ गया। 8 इज़ ग्रेटर देन इक्वल्स टू 5 1 आ गया। 8 इज़ लेस देन इक्वल्स टू 5 0 आ गया। तो बेस्ड ऑन वैल्यूज़ ऑफ ए एंड बी या कोई भी कंडीशन की बेस के ऊपर आपके ये ऑपरेटर्स काम करते हैं, इसी वजह से हम इनको रिलेशनल ऑपरेटर्स कहते हैं क्योंकि ये दो क्वांटिटीज़ के दरमियान रिलेशन बनाने के काम आते हैं। यहाँ पे देखें किसके दरमियान रिलेशन बना रहे हैं, ए और बी के दरमियान, ठीक है।
तो इनके जो है वो हम अभी और थोड़ा सा एग्जांपल सीखेंगे। अभी फ़िलहाल आपको सिर्फ इसके एक बेसिक्स पता होनी चाहिए कि ये जो आपके ऑपरेटर्स हैं ये काम किस तरीके से करते हैं। तो ये हो गए हमारे पास रिलेशनल ऑपरेटर्स।